Hello my dear students, I am Gulshan Stana from DAV and today I am going to teach you the second lesson of your textbook, that is Plants Also Breathe and Feel by anonymous writer. Anonymous means without any name, जिसका कोई नाम हमें नहीं पता है, गुम नाम जिसे कहते हो. So let's start. You might have heard or read somewhere that plants also have life. कहीं पर आपने ये पढ़ा या सुना होगा अवश्य कि जो पौधे हैं उनमें भी जीवन होता है. बट इफ़ यू आर टोल्ड दैट दे हैव हार्ट एंड फील ऑल्सो एंड दे सेंस द पीपल अप्रोचिंग नियर, मैनी ऑफ यू मे नॉट बिलीव और विल आस्क फॉर द एविडेंस. लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि पौधों का दिल भी होता है और वे महसूस करते हैं और जो पास में उनके कोई लोग आ रहे हैं उसको भी वो भांप लेते हैं, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे उस पर विश्वास ना करें या फिर कोई उसके लिए सबूत मांगे. सो टुडेज़ लेसन इज़ ऑल्सो अबाउट सच एविडेंस प्रोवाइडिंग मशीन, नेमली क्रेस्कोग्राफ, इन्वेंटेड बाय सर जगदीश चंद्र बोस. तो आज का भी जो सबक है वो ऐसी एविडेंस मतलब सबूत देने वाली मशीन के बारे में है जिसका नाम क्रेस्कोग्राफ है और जिसका आविष्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने किया. सर जगदीश चंद्र बोस वॉज ए रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. सर जगदीश चंद्र बोस भारत के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे. ही रियलाइज दैट प्लांट्स ऑल्सो फील एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. उन्होंने ये महसूस किया कि पौधे भी महसूस करते हैं जैसे कि मनुष्य करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं. ही प्रूव्ड दिस फैक्ट वाया हिज वंडरफुल इन्वेंशन कॉल्ड क्रेस्कोग्राफ. तो उसने इस तथ्य को अपनी अद्भुत आविष्कार क्रेस्कोग्राफ मशीन से साबित कर दिया. इट रियली अमेज द साइंटिस्ट एट द पेरिस साइंस कांग्रेस ऑफ 1990. जो पेरिस में साइंस कांग्रेस हुई थी 1990 में, उसके वैज्ञानिकों को इसने हैरान कर दिया. देयरफॉर सर जगदीश चंद्र बोस ब्रॉट लॉरेल्स टू द कंट्री. और इस प्रकार सर जगदीश चंद्र बोस ने देश का नाम रोशन किया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द सेकंड लेसन, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील. ऑल ऑफ अस नो दैट द प्लांट्स हैव लाइफ, but how many of us know that they have hearts, can feel and can see? हम सब जानते हैं कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन हम में से कितने जानते हैं कि उनमें हृदय भी होता है और वे महसूस भी करते हैं और देख भी सकते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट टेल्स अस समथिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु मेड दिस ड्रामेटिक डिस्कवरी. ये अंश, एक्सट्रैक्ट मीन्स किसी पूरे पीस ऑफ राइटिंग में से कोई लिया गया छोटा सा अंश, ये हमें बताता है उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने कि ये नाटकीय खोज की. सो इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड. मीन्स होल साइंटिफिक वर्ल्ड वॉज सरप्राइज टू सी दिस. ये एक ऐसी घटना थी जिसने सारे वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया. इट वॉज एन अनड्रेम्ड ऑफ थिंग्स. अनड्रेम्ड मीन्स ड्रीम में, सपने में भी जिसकी कल्पना ना की जा सके. तो ये ऐसी चीज़ थी जिसे सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था. ही वॉज अ मैन हु हैड बिल्ट ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एक ऐसा मनुष्य था जिसने के ऐसा एक अद्भुत उपकरण बना दिया, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जो कि पौधों की वृद्धि को नाप सकता था. एक ऐसा उपकरण जो पौधों की वृद्धि को माप सकता था. He was a man who had proved with his wonderful machine that plants have hearts and can feel. तो ये ऐसा मनुष्य था जिसने अपनी इस अद्भुत मशीन से ये साबित कर दिया कि पौधों का दिल भी होता है और वह महसूस भी कर सकते हैं. इट वॉज सच ए वंडरफुल थिंग दैट नो वन कुड बिलीव एंड नो वन कुड इमेजिन दिस बिफोर. सो द मशीन शोड that plants have sight and a sense which tells them that a stranger is approaching.
तो इस मशीन ने ये प्रूव कर दिया, ये दिखा दिया कि पौधों की भी दृष्टि होती है और उनके पास भी एक सेंस होती है जिससे वो बता सकते हैं कि कोई अजनबी पास आ रहा है। They were amazed as the inventor showed them how to use the machine. वो और भी हैरान हुए जब इस इन्वेंटर मीन्स जो आविष्कार करने वाला है, आविष्कारक, इसने उनको दिखाया कि ये मशीन का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। What do you call this instrument? They asked. इस इंस्ट्रूमेंट को, इस उपकरण को आप क्या कहोगे, उन्होंने पूछा। इन इंडिया वॉज द आंसर। भारत में ये प्रत्यक्ष जवाब था। द रिप्लाई कॉज ग्रेटर सरप्राइज। अब इस जवाब से उनको और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। इंडिया इन द 19th century was well known for its greatness in the fields of the fine arts, literature and philosophy. 19वीं शताब्दी में भारत कला, साहित्य और दर्शन मीन्स फिलॉसफी के क्षेत्र में अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध था। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच, इसने अभी अधिक उन्नति नहीं करी थी। सर जगदीश चंद्र बोस वॉज विद हिज इन्वेंशन मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने इस आविष्कार से वैज्ञानिक जगत में अपना और अपने देश का नाम भी बहुत रोशन किया। बोस वॉज बोर्न इन 1858 इन अ विलेज इन बंगाल। तो बंगाल के एक गांव में 1858 में बोस का जन्म हुआ। आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़। तो फिज़िक्स की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वो इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई के लिए गए, हायर स्टडीज़ के लिए। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज देन रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करी और फिर इंडिया वापस आ गए। एंड वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कैलकाटा। और उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिज़िक्स का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। A 3-year struggle began between Bose and the government in which he was victorious. 3 साल का लेकिन एक संघर्ष चला बोस में और गवर्नमेंट में, सरकार में, इन विच जिसमें के बोस विक्टोरियस मीन्स विजयी हुए। An Indian in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to a European professor. आम तौर पर उन अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो यूरोपियन प्रोफेसर था उसके मुकाबले इंडियन प्रोफेसर को, भारतीय प्रोफेसर को वेतन का 2/3 हिस्सा ही प्राप्त होता था। Bose's appointment was a temporary one, so he was given only half the rate for a European. तो बोस की जो नियुक्ति थी, जो अपॉइंटमेंट थी, वो अस्थायी थी, टेम्परेरी थी, इसलिए उसे यूरोपियन के मुकाबले केवल आधे पैसे ही दिए गए। बोस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली। बोस ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसको आराम से सहन कर लेता। He felt that people who did the same amount and same kind of work should be paid the same salary, whatever race or nation they belong to. तो बॉस के मुताबिक जो लोग एक जैसा ही काम करते हैं, एक समान काम करते हैं, एक मात्रा में काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, तो उन्हें वेतन भी, उन्हें सैलरी भी एक ही तरह की मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति या किसी राष्ट्र से संबंध रखते हों। It is worth remembering that discoveries do not come from the faithful followers and the yes men of science. तो ये याद रखने योग्य बातें हैं कि जो खोजें होती हैं, जो आविष्कार होते हैं, वो वफादार अनुयायियों या फिर
जो साइंस के यस मैन हैं, भाई जो चीज़ पढ़ाई गई वो ठीक है ऐसा कह दें, उनसे नहीं होती। दे कम फ्रॉम द डाउटर्स। खोज उनसे होती है जो शंकालु होते हैं, जो अपना संदेह जताते हैं। एंड द रिबेल्स, या विद्रोही होते हैं। बोस वॉज बाय नेचर अ रिबेल। बोस स्वभाव से ही एक विद्रोही था। He refused to touch any part of his salary for 3 years. उसने अपनी तनख्वाह के किसी हिस्से को भी हाथ लगाने से 3 साल के लिए मना कर दिया। It was a question of his self respect. ये उसके आत्मस्वाभिमान का प्रश्न था। And he was not ready to give up his principles. और वो अपने सिद्धांतों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। In the end victory was his. विक्ट्री मतलब विजय, अंत में उसकी ही विजय हुई। Bose now began the work which has made him famous all over the world. बोस ने अब वो कार्य आरंभ किया जिसने उसे सारे संसार में प्रसिद्ध बनाया। He had from boyhood been interested in animal and plant life, and now his work in physics led him back to his old love. वह बचपन से ही जीवों और पौधों के जीवन में रुचि रखता था और अब फिजिक्स में होने वाले उसके काम ने उसकी पुरानी रुचि को फिर से जगा दिया। He had noticed that his wireless receiver showed signs of tiredness after it had been in use for some time. उसने ये चीज़ नोटिस करी कि उसका जो वायरलेस रिसीवर है, जब उसे काफ़ी देर चलाया जाता था तो उसको भी थकान महसूस होती थी। साइंस ऑफ टायर्डनेस मतलब थकावट के जो चिन्ह हैं उसमें नज़र आते थे। बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड। लेकिन बहुत अद्भुत लगता था कि जब विश्राम करने के बाद ये फिर से अपनी पहले वाली शक्ति प्राप्त कर लेता था। Here was food for thought, the kind of thought from which great discoveries come. यहाँ पर उसके सोचने के लिए उसको काफ़ी खुराक मिल गई थी और ये ऐसा विचार था जिससे कि महान आविष्कार होते हैं। Until the end of the Middle Ages, the world was looked on as one beautiful unit, created by God. मिडल एज का मतलब है मध्यकाल। मध्यकाल के अंत तक संसार को एक सुंदर यूनिट के रूप में देखा जाता था, क्रिएटेड बाय गॉड, जिसकी रचना ईश्वर ने की थी। मैन बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम मैन टू रॉक्स एंड स्टोन्स हैड इट्स प्लेस एंड पर्पस। मनुष्य ऐसा विश्वास करता था कि संसार की हर चीज़, मनुष्य से लेके चट्टानें और पत्थरों तक, इसकी एक अपनी जगह थी और एक अपना इसका उद्देश्य था। द डिस्कवरीज ऑफ गैलीलियो और न्यूटन चेंज द वर्ल्ड पिक्चर। गैलीलियो और न्यूटन के आविष्कारों ने विश्व की तस्वीर को बदल दिया। मैन बिगेन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस सेपरेटली विद ग्रेटर डिटेल एंड देयर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ साइंसेस। मनुष्य ने विज्ञान की प्रत्येक शाखा को अलग अलग तौर पर विस्तृत रूप से स्टडी करना शुरू कर दिया और इससे कई प्रकार की अलग अलग साइंसेस का, विज्ञानों का जन्म हुआ। बोस हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड अ यूनिटी अमंग ऑल दिस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। लेकिन बोस ने विज्ञान की इन सभी ब्रांचेस, इन सभी शाखाओं के बीच एकता को पहचाना। He realized that there was a similarity in the behavior of lifeless and living beings. उसने ये महसूस किया कि जो लाइफलेस मतलब निर्जीव हैं और लिविंग थिंग्स जो सजीव हैं, उनमें बिहेवियर में उनके मतलब उनके व्यवहार में एक सिमिलैरिटी मतलब समानता है। It was however not easy to convince others. लेकिन फिर भी
दूसरों को इसके बारे में यकीन दिलाना आसान कार्य नहीं था। पीपल होल्ड ऑन टू देयर ओल्ड बिलीव्स एंड डू नॉट लाइक टू चेंज देम। लोग अपने पुराने विश्वास जो हैं उनसे चिपके रहते हैं और उनको चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बॉस सजेस्टेड दैट द एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल किंगडम्स वर वन एंड हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। बॉस ने ये सजेस्ट किया, ये सुझाव दिया कि जो प्राणी हैं, एनिमल, वेजिटेबल मीन्स वनस्पति और मिनरल मीन्स जो खनिज जगत हैं, वो सब एक हैं और उसमें बहुत कुछ समान है। He said that plants and metals had a life of their own, कि जो पौधे हैं और जो धातुएं हैं उनका भी एक अलग तरह का जीवन है। And could become tired, depressed or happy, और उनको भी थकावट हो सकती थी, उदासी हो सकती थी, जब वो खुश हो सकते थे। People laughed at him, लोग उस पर हंसे। They did not take him seriously, उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अगर आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहा जाए कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो धातुएं हैं, लोहा है या पित्तल है, वो भी थक सकते हैं, तो आज भी जिनको इस बात का नहीं ज्ञान वो ज़रूर हंसेंगे। बॉस न्यू ही वॉज राइट एंड ही प्रूव्ड इट। लेकिन बॉस को यकीन था, वो जानता था कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने ऐसा साबित भी किया। टू बिगिन विद, he designed and built a machine which recorded his findings with maximum exactness। शुरू में उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो उसकी खोजों को ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता से रिकॉर्ड कर सकती थी। दिस वॉज द क्रेस्कोग्राफ। यह क्रेस्कोग्राफ था मशीन का नाम। द अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये एक ऐसा हैरानीजनक उपकरण जो कि पौधों की वृद्धि को माप सकता है। इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज़ 10,000 टाइम्स। जिस तरह एक मैग्नीफायर होता है, ग्लास आप देखते हो, उसको किताब के ऊपर करो तो किताब के अक्षर काफ़ी गुना बड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये एक ऐसा मशीन थी जो कि पौधों के तंतुओं की गति को 10,000 गुना बढ़ाकर बताती थी। And can record the reaction of plants to manures, noise and other stimuli। और ये भी साथ में मशीन बताती थी कि खादों, शोर या दूसरे उत्प्रेरक पदार्थों के प्रति पौधों की कैसी प्रतिक्रिया है। The Crescograph proved that Bose had not been wrong। तो क्रेस्कोग्राफ मशीन ने ये सिद्ध कर दिया कि बॉस गलत नहीं था। It showed that plants have hearts and are capable of feeling। इसने बताया कि पौधों का हृदय होता है और वो अनुभव करने की क्षमता रखते हैं। The Crescograph indicated that plants have a keen sight। क्रेस्कोग्राफ ने ये भी दर्शाया कि पौधों की तेज दृष्टि होती है और वे प्रकाश की किरणों और बेतार तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। एंड रिएक्ट टू रेज ऑफ लाइट एंड वायरलेस वेव्स, मतलब प्रकाश की किरणों और बेतार तरंगों के प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं। दिस मशीन प्रूव्ड दैट प्लांट्स हैव अ स्पेशल सेंस विच टेल्स देम ऑफ द अप्रोच ऑफ ए स्ट्रेंजर। इस मशीन ने ये साबित कर दिया कि पौधों में एक विशेष सेंस होती है, ऐसी चेतना शक्ति होती है जो कि पास आने वाले अजनबियों के बारे में उनको बता देती है। द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट सम मेंशन ऑफ हिज कंसर्न फॉर इंडिया एंड हर पीपल। इस महान वैज्ञानिक की कहानी उसकी भारत के प्रति और भारत के लोगों के प्रति जो उसके मन में चिंता थी उसके बारे में बताए बिना अधूरी रहेगी।
He had a deep faith in the intelligence of his countrymen. उसका अपने देशवासियों की बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास था. Bose was certain that they were as capable of doing great things today as their ancestors had done in the past. बोस इस बात के लिए विश्वस्त था कि भारतवासी आज भी बहुत सारे महान कार्य कर सकते हैं जैसे कि हमारे पूर्वज वो पास्ट में भूतकाल में कर चुके थे. In an address at a convocation of the University of Mysore in November 1927, Sir Jagdish Chandra Bose spoke about India's glory in the past. तो नवंबर 1927 में मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन मीन्स जब डिग्रीज मिलती हैं उसे दीक्षांत समारोह कहते हैं, को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए जगदीश चंद्र बोस ने भारत की पुरातन ख्याति का वर्णन किया और ये भी घोषणा की कि उस ख्याति का जिम्मेदार कर्म था ना कि आलस्य, एंड डिक्लेयर दैट इट वाज एक्शन नॉट आइडलनेस that were responsible for the glory. He believed that there could be no happiness for a single person unless it had been one for all. उनका विश्वास था कि अकेले व्यक्ति की कोई प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता सबके लिए होती है. And this great scientist wanted his countrymen to have undying hope and faith in future. और ये महान वैज्ञानिक अपने देशवासियों के लिए चाहते थे कि वो भविष्य के लिए अनंत आशा और विश्वास से भरे रहें. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सर जगदीश चंद्र बोस who invented this machine called crescograph that proved that plants also can feel and hear like human beings. They too have heart. They can feel the approach of a stranger. So it brought laurels to the country, the beloved country India, and Sir Jagdish Chandra Bose became a well-known and a renowned Indian artist. It created his name in the scientific world. Dear students, listen to its concise and brief summary once again what has been said in this chapter. Sir Jagdish Chandra Bose was a well-known Indian artist, scientist. He was born in 1858 in a village in Bengal. He studied physics at Kolkata University. Then he went to England for further studies. Sir Jagdish Chandra Bose एक बहुत महान भारतीय वैज्ञानिक जो कि 1858 में बंगाल के एक गांव में पैदा हुए. उन्होंने फ़िज़िक्स की पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से करी और फिर हायर स्टडीज़ के लिए वो इंग्लैंड चले गए. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड रिटर्न टू इंडिया. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और फिर भारत वापस आ गए और यहाँ पर आकर ही वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता. प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थित है वहाँ पर एक प्रोफेसर वो नियुक्त हुए. उस समय क्योंकि ये अंग्रेज़ों का राज्य था और जो इंडियंस थे उनको सिर्फ 2/3 सैलरी ही दी जाती थी. सो जगदीश चंद्र बोस वॉज बाय नेचर ए रिबेल. वो विद्रोही थे. ही रिफ्यूज़ टू टच एनी पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर 3 years. 3 साल उन्होंने अपनी तनख्वाह को छेड़ा भी नहीं और ही स्ट्रगल्ड फॉर दीज 3 years विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के साथ उनका ये संघर्ष
3 साल के लिए चलता रहा और अंत में बॉस इसमें विजयी हुए। उन्होंने बहुत सारे शुरू से ही, बचपन से ही एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने नोटिस किया था कि जो निर्जीव चीज़ें हैं जैसे कि धातुएं भी, वो भी थकती हैं। एक वायरलेस रिसीवर है, उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लो काफ़ी देर तक, तो उसमें भी थकावट के साइंस आते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने ये भी रियलाइज़ किया कि नॉन लिविंग चीज़ों का भी अगर बिहेवियर नोट करो, दे ऑल्सो बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। उसने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल हैड ए लाइफ ऑफ देयर ओन एंड कुड बिकम टायर्ड, डिप्रेस्ड और हैप्पी। जब उन्होंने ये बात कही तो लोग उन पर बहुत हंसे। ही वॉज मॉक्ड एट। फिर अपनी बात को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए उन्होंने एक नई मशीन का निर्माण कर डाला। ही इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड क्रेस्कोग्राफ to prove his point that animals also have a sight, they also feel, they have heart, they are capable of feeling. It also indicated that plants had a keen sight. They reacted to rays of light and wireless waves. जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और जो वायरलेस वेव्स हैं उन पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। When J.C. Bose showed this machine at the Paris Science Congress of 1900, पेरिस में जो एक सम्मेलन हुआ 1900 में, जब वहाँ पर ये मशीन दिखाई गई, the scientists were awestruck. They were greatly amused and amazed to see this, which they could never believe previously, that the non-living things or the plants could feel, but this machine proved this by zooming, by magnifying the size of the working, showing the feeling of the plants. Thus, through this invention, Bose made a name for himself and his country in the scientific world. Finally, this should also be discussed once again that Jagdish Chandra Bose loved his country and countrymen. He had a deep faith in the intelligence of Indian people. He was very much sure that Indians are also capable of making great discoveries, as our ancestors had done in the past. वो विश्वस्त थे कि भारतीय भी आविष्कार कर सकते हैं जिस तरह के हमारे पूर्वजों ने भी भूतकाल में किए थे। He said that there could be no happiness for a single person until it had been one for all. उनके मन में ये विश्वास था कि अकेले व्यक्ति के लिए कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती जब तक ये प्रसन्नता सबके लिए ना हो। So he worked tirelessly with earnest effort for the betterment, for the welfare of his country. Now, after reading this essay, you can answer the simple questions, the textual questions. First question is, what was the event that surprised the world? ये कौन सी घटना थी जिसने सारे संसार को हैरान कर दिया? The answer is, Sir Jagdish Chandra Bose had invented an instrument. एक ऐसा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, जिसका आविष्कार किया, that could measure the growth of plants, जो कि पौधों की वृद्धि को माप सकता था। He also proved that plants have hearts and can feel. उसने ये भी साबित कर दिया कि पौधों का दिल भी होता है और वे महसूस भी करते हैं। He proved that plants can see. Plants have a sight. तो प्लांट्स देख भी सकते हैं। They can sense. वो महसूस कर सकते हैं that a stranger is coming towards them, कि एक अजनबी उनकी तरफ आ रहा है। So it was the discovery that surprised the world. तो ये ऐसा एक डिस्कवरी थी, ऐसी एक खोज थी जिसने के सारे संसार को हैरान कर दिया। Second question is, name the instrument made by Jagdish Chandra Bose.
तो इट वॉज क्रेस्कोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जगदीश चंद्र बोस वॉज क्रेस्कोग्राफ। वॉट कुड द इंस्ट्रूमेंट मेजर? इट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये पौधों की वृद्धि को माप सकता था। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंडिया नोन फॉर इन द 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी में किस चीज़ के लिए भारत प्रसिद्ध था? तो इट वाज नोन फॉर इट्स अचीवमेंट इन आर्ट्स, लिटरेचर एंड फिलोसफी। कला, साहित्य और फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र में अपनी उपलब्धियों के लिए भारत प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर डिड बोस गो फॉर हायर स्टडीज? ही वेंट टू इंग्लैंड। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही हैव टू स्ट्रगल फॉर? उसे किस बात के लिए संघर्ष करना पड़ा? तो बोस वर्कड एज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन कोलकाता बट ही वॉज गिवन ओनली हाफ ऑफ व्हाट वॉज पेड टू यूरोपियन प्रोफेसर। तो कोलकाता की यूनिवर्सिटी में वो एज ए फिज़िक्स प्रोफेसर काम करते थे और उनको आधे पैसे दिए जाते थे यूरोपियन प्रोफेसर के मुकाबले। सो बोस वॉज ए रिबेल बाय नेचर, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। इन द एंड ही वॉज गिवन हिज ड्यू, और अंत में उनको सब कुछ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट कैन प्लांट्स फील? प्लांट्स कैन फील लाइक ह्यूमन बींग्स। वो मनुष्य की तरह महसूस कर सकते हैं। दे कैन फील टायर्ड, सैड और हैप्पी। वो थकावट, उदासी और खुशी महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ कैन वन बी ग्लोरियस? किस तरह से कोई ग्लोरियस मतलब यशस्वी बन सकता है? सो वन कैन बी ग्लोरियस थ्रू वंस नोबल एक्शंस एंड हार्ड वर्क। अच्छे कार्यों और कठिन परिश्रम द्वारा कोई भी यशस्वी बन सकता है। ग्लोरी कम्स थ्रू एक्शन नॉट आइडलनेस। तो एक्शन से ये यश आता है, निकम्मेपन से नहीं। अब 9th क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट लिखना है। यू विल राइट इट ऑन योर ओन। अब जिन्होंने फर्स्ट लेसन अभी तक नहीं किया उनकी कन्वीनियंस के लिए फ़र्स्ट लेसन भी मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं ताकि उनको इधर उधर वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना पेश आए। तो अब सुनिए फर्स्ट लेसन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गुलशन सदाना फ्रॉम DAV and today I am going to teach you a very interesting, inspiring and motivating lesson, that is Grooming of a Boy by Abraham Lincoln. But before starting the lesson, you please tell one thing, that if someone acquires absolute power and one of the highest designation of the country, how will he like his son to be treated in the school? लेकिन पाठ शुरू करने से पहले इतना बता दो कि अगर किसी को बहुत शक्तियाँ मिल जाएं और वो देश के सर्वोच्च पद पर स्थित हो जाए तो वह अपने बेटे के साथ स्कूल में कैसा व्यवहार चाहेगा। और इफ़ यू बाय चांस आर द सन और द डॉटर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, वॉन्ट टू हैव अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड सुपीरियॉरिटी। और अगर आप किस्मत से किसी देश के राष्ट्रपति के बेटे या बेटी हों तो क्या आप में एक अभिमान और श्रेष्ठता की भावना नहीं रहेगी? सो लेट्स सी व्हाट डज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन राइट टू द स्कूल टीचर ऑफ हिज सन। तो चलो आओ देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने बेटे के स्कूल अध्यापक को क्या लिखते हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मेन कोर्स बुक ऑफ 9th स्टैंडर्ड टाइटल्ड ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय, रिटन बाय अब्राहम लिंकन। ये 9वीं श्रेणी की मेन कोर्स बुक का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय। ग्रूमिंग का मतलब होता है लुक आफ्टर या देखभाल करना या प्रशिक्षित करना, किसी को ट्रेनिंग देना। और इसके लेखक हैं अब्राहम लिंकन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन हु स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन अटर पॉवर्टी। सर्वप्रथम मैं आपको इस प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्वामी अब्राहम लिंकन के बारे में बता दूं,
जिसने अपना जीवन बहुत गरीबी में बिताया। His father was not even able to afford his schooling. उसके पिता के लिए उसकी स्कूल की पढ़ाई का खर्च निकालना भी कठिन था। So he had to do child labor. इसलिए उसे बाल मजदूरी करनी पड़ी। He lost his mother in his childhood and had to face many hardships. उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। But he didn't lose hope and ultimately he rose to the chair of President of America. पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। Now let's come to the explanation of the lesson of your textbook. अब आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ की व्याख्या करते हैं। This letter is in the shape of a poem, but we don't find any rhyme scheme or the meter in this. Abraham Lincoln's son is at school. Lincoln writes a letter to his son's teacher requesting him to mold the boy in such a way that he grows up to be a good human being. अब्राहम लिंकन का बेटा स्कूल में है, वो पढ़ता है। लिंकन राइट्स अ लेटर, लिंकन एक पत्र लिखता है टू हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के अध्यापक को, रिक्वेस्टिंग हिम, ये प्रार्थना करते हुए, टू मोल्ड द बॉय इन सच अ वे, कि लड़के को ऐसे रूप में ढाल दे, मोल्ड होता है ढालना, दैट ही ग्रोज अप टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। What are the qualities which make one a good human being? ऐसे कौन से क्वालिटीज़, कौन से गुण हैं जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाते हैं? He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. Abraham Lincoln says to the teacher of his son that teach him, or he will have to learn that all men cannot be true, they cannot be just. मैं जानता हूँ, अब्राहम लिंकन कहते हैं, उसे सीखना होगा कि सभी लोग जस्ट मतलब न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते। But teach him also that for every scoundrel there is a hero. पर उसको ये भी सिखाना है कि प्रत्येक दुष्ट के पीछे एक सज्जन व्यक्ति भी होता है। That for every selfish politician there is a dedicated leader. जो सेल्फिश पॉलिटिशियंस हैं, जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, उनके पीछे डेडिकेटेड, डिवोटेड एक समर्पित नेता भी होता है। टीच हिम मीन्स ही हैज़ टू लर्न दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड। प्रत्येक शत्रु के मुकाबले में एक मित्र भी होता है। इट विल टेक टाइम, आई नो, इट्स not a one day wonder, means it's time consuming, I know, समय लगता है, मैं ये जानता हूँ, but teach him if you can that a dollar earned is of far more value than 5 found. He thinks that his sons should be taught that earnest earning, self earning is far more precious than that of finding a thing by chance. वो चाहते हैं कि उसे सिखाएं टीचर कि अर्जित किए गए $1 की कीमत कहीं मिले हुए $5 से कहीं अधिक होती है। Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Lincoln wants his son to be taught to lose also. He should not be in the habit of only winning and winning.
by bias or by prejudice, by partiality. No, he wants his son to be honest. लिंकन चाहते हैं कि उसके बेटे को हारना भी सिखाएं और जीत में से आनंद प्राप्त करना भी सिखाएं. Steer him away from envy if you can. Envy means jealousy, ईर्ष्या. Teach him the secret of quiet laughter. हो सके अगर आप ऐसा कर सकें तो उसे ईर्ष्या से दूर ले जाइए और अगर ऐसा हो सके तो उसे शांतिपूर्ण हंसी का रहस्य सिखाइए. So it is the humble request of the President of America, Abraham Lincoln, to the teacher of his son that his son should be taken away from the jealousy. He should not be jealous of the achievements of anyone. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick. Bullies means badmash. He should be taught that the bullies, the tough fellows, are easiest to lick the ground. उसे शुरू में ही वो चाहते हैं कि ऐसा सिखा दिया जाए कि जो बदमाश लोग हैं उनको हराना सबसे आसान काम है. Teach him if you can the wonder of books. The books are really most wonderful and incredible things. They can lead you to the best possible height. यदि आप ऐसा कर सके तो उसे सिखाइए कि पुस्तकों का संसार बहुत अद्भुत होता है. But also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hillside. उसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, सूर्य की रोशनी में चमकने वाली मधुमक्खियों और हरी हरी पहाड़ियों की ढलानों पर उगे हुए फूलों के परमानेंट, एटर्नल मीन्स परमानेंट, रहस्य के बारे में सोचने के लिए भी आराम से समय दें. मीन्स ही शुड ऑल्सो नो दैट these things of beauty, the things of nature, are pleasure giving all the time, always pleasure giving. In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. These lines should be engraved on your hearts that we should never cheat. It is far more honorable to fail than to cheat. लिंकन चाहते हैं कि उनके बच्चे को ये बात अच्छी तरह सिखाई जाए कि नकल मार के पास होने की बजाय, धोखे से पास होने की बजाय फेल हो जाना कहीं अधिक सम्मान की बात होती है. नकल मार के पास होना सबसे बुरी बात है. Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. Means he must be decisive. He must have self-confidence. Teach him to have faith in his own ideas. He should evolve his own ideas based on the reasoning and he must be rational. उसे अपने विचारों में भरोसा रखना सिखाइए, चाहे उस समय हर कोई ये कह रहा हो कि उसके विचार गलत हैं. Teach him to be gentle with gentle and tough with the tough. उसको ये भी सिखाओ कि जो भद्र पुरुष हैं उनके साथ वो भद्रता से पेश आए और कठोर लोग जो हैं, जो टफ लोग हैं, उनके प्रति वो कठोरता दिखाए. So this is the practical, the pragmatic approach of life. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. मेरे पुत्र को ये शक्ति देने का प्रयत्न करिएगा कि वह भीड़ के पीछे ना चले जब हर कोई सफलता की गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो.
Lincoln wants his son to be taught that he should not follow the crowd. Many of you will follow the crowd when you go in +1. You will say, my friends are opting for non-medical commerce, therefore I too should opt for the same. No. You have to make your own decisions based on your interest, your caliber, your acumen. Teach him to listen to all the men, but teach him also to filter all that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. उसे सभी लोगों की बात सुनना सिखाइए, मीन्स ही लिसन टू एवरीवन, किंतु उसे ये भी सिखाएं कि अपने द्वारा सुनी गई सब बातों को सत्य रूपी छाननी में से छान कर देखे और उसमें से जो अच्छा निकले सिर्फ उसे ही वो ग्रहण करे. He must listen to everybody, but after listening, he should reach the proper decision what is good and what is bad, and he should adopt only the good things. Teach him, if you can, how to laugh when he is sad. उसे ऐसा कर सकें तो ये उसे सिखाएं कि जब उदास हों फिर भी कैसे हंसा जाता है. Teach him there is no shame in tears. उसको ये भी सिखाएं कि आंसू अगर आ जाएं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. Teach him to scoff at cynics. Cynics का मतलब है कि जो हमेशा दूसरे की गलतियां निकालते रहें. Lincoln wants a teacher to teach his son. Scoff at का मीनिंग्स to mock at, कि जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं उनकी कैसे खिल्ली उड़ानी है. और to beware of too much sweetness. There are certain people who are very much sweet tongues, who are flatterers, who are sycophants. जो चापलूस लोग हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा जिनकी मीठी ज़ुबान है, उनसे बचकर रहना सिखाइए. ऐसे लोग धोखेबाज हो सकते हैं. Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. उसे ये कहिए कि अपना दिमाग, ब्रॉन का मतलब है फिज़िकल स्ट्रेंथ, बॉडी, ब्रेन मीन्स दिमाग, अपना बाहुबल और दिमाग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचे, लेकिन अपने ज़मीर, अपने आत्मा की कभी भी कोई कीमत निर्धारित ना करे. Teach him to close his ears to a howling mob. Howling मतलब चीखने चिल्लाने वाले, mob का मतलब होता है भीड़. And to stand and fight if he thinks he is right. उसको ये सिखाया जाए कि शोर मचाने वाली जो भीड़ है उसके प्रति अपने कान बंद रखे. And to stand and fight if he thinks he is right. और अगर उसे लगता है कि वो किसी बात पर ठीक है तो उसको डटकर खड़े रहना और सबका मुकाबला करना भी आना चाहिए. Treat him gently, but do not cuddle him. Cuddle means किसी को छाती से लगाकर रखना, अत्यधिक प्यार करना. उसको बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से डील करें. Treat him gently, but do not cuddle him. लेकिन उसे ज़्यादा भी छाती से लगाकर नहीं रखना. Because only the test of fire makes fine steel. क्योंकि आग में से गुजरने के बाद ही लोहा फौलाद बनता है. Let him have the courage to be impatient. Courage means हिम्मत, साहस. Impatient का मतलब है बेसब्रे होना, धैर्य खो देना. तो उसे अधीर बने रहने का साहस भी दीजिए, उसे वीर बने रहने का धैर्य भी दीजिए. Let him have the patience to be brave. Brave मतलब बहादुर, patience का मतलब धैर्य. Teach him always to have sublime faith in himself. Sublime means of a highest kind. उसमें इतना ज़्यादा अपने आप पर विश्वास हो
कि सदा वो हाई स्पिरिट्स में रहे, बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड, क्योंकि अगर अपने में विश्वास रखेगा तभी वो मानव जाति में उत्कृष्ट विश्वास रख पाएगा। दिस इज बिग ऑर्डर, बट सी what you can do. Order here means a demand. ये एक बहुत ऊंची मांग है, पर आप देखें कि आप कितना कर सकते हैं। Means whatever is desired can never be fulfilled. He is such a fine little fellow, my son. वो एक बहुत बढ़िया छोटा सा मेरा बच्चा है। Please take care of him and try to inculcate all these virtues. So this is an excerpt or an extract from the letter by Abraham Lincoln to his son's teacher, in which he wants his son's teacher to inculcate the high and positive qualities, a few virtues that he enumerates in this lesson. For example, he says that his son should be taught to keep away from envy. He wants his son to be respectful to others. He wants that his son should grow into a wise, intelligent, brave and a patient person. He wants that his son should be decisive and have self-confidence. He must have faith in himself and faith in the mankind. He must know that the bullies are easiest to defeat. He should learn the secret of soft laughter, and he should keep away from envy, the jealousy. He should learn that the books are the most wonderful and incredible things from which we can learn many things, and similarly he should be able to enjoy the beauties and mysteries of nature. He should learn that honesty is the best policy and it is far more honorable to fail than to cheat. अब इसको इन शॉर्ट थोड़ा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को एक पत्र लिखा, और उसमें वो कुछ बातों का उल्लेख करते हैं कि उनके पुत्र को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि उसको बताया जाए कि सभी लोग न्यायवान और सच्चे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी सच है कि प्रत्येक दुष्ट व्यक्ति के बदले एक सज्जन भी होता है। अगर बहुत सारे स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं और उनके पीछे कई बारी समर्पित नेता भी होता है, और हर शत्रु के बदले एक मित्र भी होता है, उसे सीखना चाहिए कि मेहनत से कमाए गए $1 की कीमत उन $5 से कहीं ज़्यादा है जो कहीं पड़े मिल गए हों। उसे अपनी जीत और अपनी हार दोनों को बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से लेना सीखना चाहिए। उसमें ये भावना ना हो कि मैं जीतना ही जीतना है और हारने से उसको डर लगता हो। उसे ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। उसे सीखना चाहिए कि जो बदमाश लोग हैं उनको हराना सबसे आसान होता है। उसे पुस्तकों के अद्भुत संसार के बारे में जानना चाहिए कि पुस्तकें आने वाले समय में ज्ञान का भंडार हैं और इसी से किसी की उन्नति संभव है। इसके साथ साथ जो प्रकृति की सुंदरता है और उसके जो रहस्य हैं, पक्षियों का चहचहाना और खुले हरे मैदानों में आनंद उठाना उसे आना चाहिए। उसे सीखना चाहिए कि धोखा देने की बजाय हारना कहीं अधिक सम्मानपूर्ण होता है। उसे अपने विचारों में विश्वास रखना चाहिए, चाहे सभी लोग कह रहे हों कि उसके विचार ठीक नहीं हैं। उसे विनम्र लोगों के साथ विनम्र तथा कठोर लोगों के साथ कठोर बनना चाहिए।
उसे भीड़ अथवा सफलता के घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और स्वयं अपना रास्ता खुद निश्चित करना चाहिए। उसे सब लोगों की बात सुनना सिखाइए और फिर ये भी सिखाइए कि सबको सुनने के बाद जो अच्छा है सिर्फ उसका अनुसरण करे, सिर्फ उसको वो फॉलो करे जो बात अच्छी हो। उसे उदासी में भी हंसना सिखाइए। उसे ये भी सीखना चाहिए कि ईमानदारी के आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं होती। जो सभी की गलतियां निकालते हैं उनकी खिल्ली उड़ाना इसे आना चाहिए और ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो कि चापलूस हों, जो अत्यंत मीठा बोलते हैं। उसे ये बात सीखनी चाहिए कि अपने शरीर और मन को वो किसी भी कीमत पर बेच सकता है, परंतु अपनी आत्मा और ज़मीर का कभी सौदा नहीं करना। उसे ये बात सीखनी चाहिए कि शोर मचाती हुई भीड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। अगर वो समझता है कि वो ठीक रास्ते पर है तो उसे डटकर खड़े रहना सिखाइए और वीरतापूर्वक लड़ना सिखाइए। उसे अपने ऊपर सदा बहुत ऊंचा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल तभी वे मानवता से ऊंचा विश्वास रख सकता है। Now let's come to the textual question answers of the first chapter, Grooming of a Boy by Abraham Lincoln. The question number 1 is, all men are not just and true. सभी मनुष्य जो हैं न्यायवान और सच्चे नहीं होते। Why is the author still hopeful? फिर भी लेखक आशावान क्यों हैं? The answer is, the author is still hopeful just because for every bad person he thinks there is a good one also. He has such positivity in mind that he thinks society is a mixture of good and bad. ये जो समाज है ये अच्छे और बुरे लोगों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होंगे। What should Lincoln's son be steered away from? लिंकन के पुत्र को किस बात से दूर लेकर जाया जाना चाहिए? स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, तो उनका जवाब वो देते हैं कि ही शुड बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम एनवी। एनवी का मतलब होता है जेलसी, ईर्ष्या। उसे ईर्ष्या से दूर ले जाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट शुड वन नेवर सेल? क्या चीज़ किसी को कभी नहीं बेचनी चाहिए? वन शुड नेवर सेल वंस हार्ट एंड सोल। अपनी अंतरात्मा, अपना ज़मीर, अपना हृदय कभी किसी को नहीं बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, वाई डज लिंकन नॉट वॉन्ट हिज सन टू बी कडल्ड? कडल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, छाती से लगा के रखना। क्यों लिंकन चाहते हैं कि उनके बेटे को छाती से लगाकर ना रखा जाए? अकॉर्डिंग टू लिंकन, one becomes tough only by passing through the difficulties of life. लिंकन कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में से गुजर के ही कोई व्यक्ति कठोर बन सकता है। If he is pampered, he cannot become tough. So that is why he doesn't want his son to be cuddled. अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार और पुचकार दिया जाए तो वो इतना कठोर नहीं बन सकता, इसलिए उसे छाती से लगा के नहीं रखना चाहिए। 5th क्वेश्चन इज, हाउ कैन वन गेन सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड? कोई मनुष्य जाति में उत्कृष्ट विश्वास कैसे रख सकता है? सो इट कैन बी डन बाय हैविंग सब्लाइम फेथ इन वन सेल्फ ऑल्सो। अपने आप में जिसका विश्वास होगा, स्वयं में जो आत्मविश्वास रख पाएगा, वही मनुष्य जाति में विश्वास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट शुड वन पॉन्डर अबाउट? पॉन्डर मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग
आराम से किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। तो व्हाट शुड वन पॉन्डर अबाउट मतलब किस बारे में सोच विचार करना चाहिए? द आंसर इज वन शुड पॉन्डर अबाउट द मिस्ट्री ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जो प्रकृति के, कुदरत के सभी पदार्थ हैं, उनके रहस्य के बारे में सोच विचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द मैन व्हाट शुड वन डू? सभी लोगों को सुनने के बाद, सभी के विचार सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? आंसर इज वन शुड एक्सेप्ट ओनली विच इज गुड एंड ट्रू। उसको सत्य की छलनी पर जांच कर जो अच्छा है वो हमें अपनाना चाहिए। वन शुड एक्सेप्ट ओनली विच इज़ गुड एंड ट्रू। सिर्फ वही स्वीकार करना चाहिए जो अच्छा है और सच्चा है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट शुड वन बिवेयर ऑफ? बिवेयर ऑफ का मतलब किसी से बच के रहना, जैसे कहते हैं बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से बच के रहो। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं किससे बचकर रहना चाहिए? आंसर इज वन शुड बिवेयर ऑफ द फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स का मतलब है चापलूस, साइकोफेंट्स, जो दूसरों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वीट टंग्ड होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिस्ट द क्वालिटीज़ विच मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज़ बताइए जिनसे एक अच्छे इंसान का सृजन होता है। द क्वालिटीज़ विच रेंडर वन गुड ह्यूमन बीइंग आर ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, करेज मतलब हिम्मत और साहस, पेशेंस मतलब सब्र, धैर्य, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, फेथ इन वन सेल्फ मीन्स अपने आप में विश्वास, एंड फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड और मानव जाति की अच्छाई में विश्वास होना। एक और क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ यू हैव इन योर सेल्फ। दिस इज़ फॉर क्रिएटिव राइटिंग, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेसन। आप में कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनकी सूची बनाइए। सो out of all these qualities which I have already enumerated, like honesty, courage, patience, truthfulness, faith in oneself, faith in goodness of mankind, or any other quality that you possess, you have to think which qualities do you possess and you have to write it on your own. Thank you very much.